आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित और लेखिका मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी का। बच्चों, इस पूरे यात्रा वृत्तांत को हम 2 वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज इस पहले वीडियो के माध्यम से हम इस यात्रा वृत्तांत के सार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने का, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यात्रा वृत्तांत है। लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी जो सिक्किम गैंगटोक की जो यात्रा थी, उस यात्रा का वर्णन बहुत ही रोचक और प्रभावपूर्ण शैली में किया है। बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं लेखिका मधु कांकरिया के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो बच्चों, जो मधु कांकरिया, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है, ये जो है, इन्होंने काफ़ी सारे यात्राएं की देश की, हमारे देश के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों की यात्राएं की, और उन यात्रा का जो वर्णन है उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किया। इनका जन्म सन 1757 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, और इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही MA इकोनॉमिक्स में किया था। उनकी जो प्रमुख रचना है वो पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईश, ये कहानी संग्रह हैं। और उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। बच्चों, इन्होंने समाज में व्याप्त अनेक जो समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, जैसे अपसंस्कृति है, महानगर की घुटन है, महानगरों में जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग किस प्रकार घुटन भरी ज़िंदगी जीते हैं, उसके बारे में, और असुरक्षा, उनके बीच में कौन सी वो किस प्रकार वो इनसिक्योर रहते हैं, युवाओं में बढ़ती नशे की आदतें, जो रेड लाइट एरियाज़, वहाँ की वो जो पीड़ा हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही मार्मिकता से वर्णन किया है। बच्चों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने किस प्रकार वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत का सार क्या है, जिस्ट क्या है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। महानगरों की भाव शून्यता, अर्थात महानगर में जो लोग रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं, वो इमोशनलेस रहते हैं। उनमें उनकी ज़िंदगी भागम भाग में कटती है, और उनका जो जीवन है यंत्रवत हो जाता है, मैकेनिकल, जस्ट लाइक मशीन हो जाता है। इस जीवन से बचने के लिए जो मधु कांकरिया जी ने बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की थी, और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शब्दों में बांधने का प्रयास किया। साना साना हाथ जोड़ी जो यात्रा वृत्तांत है वो नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में भारत की जो सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ती है, उस की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत, आश्चर्यजनक और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है कि हम जो इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते हमारे समक्ष हिमालय का पल पल जो परिवर्तित सौंदर्य है, बदलता सौंदर्य हमारी आंखों के सामने आ गया हो। महिला यायावरी की विशेषता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी सकती है। यायावरी बोलते हैं घूमने की प्रवृत्ति। चूँकि मधु कांकरिया महिला हैं और उन्हें घूमने की आदत है, तो ये सारी चीज़ें इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से परिलक्षित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। बच्चों, इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। लेखिका जो है हिमालय के सौंदर्य पर फिदाई नहीं होती, कुर्बानी नहीं होती, आकर्षित ही नहीं होती, बल्कि वहाँ के निवासियों की जो मेहनत है, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनकी मेहनत, उनमें जीवन में किस प्रकार उनके पास कमियां हैं, उनकी गरीबी है, उसको भी वो बहुत उत्कटता से उभारती है। साथ ही वह यह भी बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, उन रास्तों के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं वो इतना खतरनाक और जानलेवा कार्य करते हैं कि कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इस पाठ में वहाँ के लोगों की पीड़ा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन, इसका जो अद्भुत मेल हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। इसे पढ़कर हमारे अंदर एक अकेलापन और करुणा, दया की भावना जागृत होती है, और हमें इस सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है कि सारा जो ब्रह्मांड है वो एक जैसा ही है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। जब हम किसी और स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की भाषा, बोली, संस्कृति के बारे में हम जानते हैं, उसका हमको ज्ञान मिलता है।
और घूमने से हमें जो हमारे अंदर अहम भावना होती है, स्व मतलब घमंड की जो भावना होती है, उस छोटी जो घमंड की छोटी सोच से हमको मुक्ति मिलती है। ऐसा जो हमको इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से हमको इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। बच्चों इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करें कि साना साना हाथ जोड़ी, जिसका जो शीर्षक है, टाइटल दिया है, इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ। ये जो साना साना हाथ जोड़ी है, ये एक नेपाली जो युवती थी, वहाँ उनको सिक्किम की यात्रा के दौरान मिली थी। वहाँ उनकी जो प्रार्थना का जो बोल थे, उस बोल के शब्दों को उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक बनाया है। मधु काकरिया जी ने इस यात्रा वृत्तांत में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वो अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटोक घूमने गई थी। वहाँ से वो युमथांग जाती हैं, युमथांग से लायुंग, और लायुंग से वो कटाओ जाती हैं। कटाओ जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बच्चों इसके बाद इसमें हम और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में हिमालय और उसकी घाटी, वादी जो हैं, घाटी हैं, उसका भी सुंदर वर्णन लेखिका ने किया है। लेखिका वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य जो कि पल पल परिवर्तित होता है, उस पल पल परिवर्तित हो रहे सुंदरता के साथ लेखिका स्वयं को भी बदलता हुआ महसूस करती है। वे कभी अपने आप को प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान इंटेलिजेंट, कभी वो संत, या कभी एक फिलोसफर के रूप में देखती हैं। लेखिका पर इस यात्रा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया, इस पाठ का नाम जो उन्होंने टाइटल दिया है, एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया है, जिसका साना साना हाथ जोड़ी कर होता है, मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ठीक है बच्चों इसके बाद जो है और इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में लेखिका ने प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में उनको जानकारी देने का प्रयास किया है। इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में हमको पता चलता है कि किस प्रकार वो पहाड़ों में रहते हैं और किस प्रकार उन्हें एक अपने दैनिक कार्यों को करने में भी कितनी कठिनता का सामना करना पड़ता है। झिलमिलाते रोशनी की सितारों की जो रोशनी में उनको जो गैंगटोक का सौंदर्य है वो मोहित करता है। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत को किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम जानने का, इसमें सबसे पहले जो लेखिका वर्णन करती है वो गैंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, उसकी सुंदरता का वर्णन वो करती है। लेखिका शुरुआत में जैसा था मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का वर्णन करती है। लेखिका रात में जगमगाते इस शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहती है, कि यहाँ के लोग अपने जीवन को जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और इसके बाद चूँकि वो स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसे अपने मन की करते हैं, इसलिए और अपनी मन की करके वो खुश रहते हैं, इसलिए वो बादशाह भी हैं। तो मेहनत भी करते हैं और बादशाह की तरह जीवन भी वो जीते हैं, इसलिए उसे वो मेहनत कश बादशाहों का शहर वो कहती है। इस शहर को देखकर वो सम्मोहित सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो हिप्नोटाइज हो गई है, उसके सामने कोई जादू उपस्थित हो गया है। जैसे जैसे जो लेखिका कहती है कि धीरे धीरे एक उजास मीन्स प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा, उस सुंदरता से फूटने लगता है। एक प्रार्थना होठों को छूने लगती है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। अर्थात इस पूरी जो प्रार्थना का अर्थ है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये उस नेपाली युवती की जो प्रार्थना गीत था उसका एक अंश है। लेखिका ने सिर्फ इसकी कुछ चंद लाइनें जो स्टार्टिंग की है, उन्हीं चंद लाइनों को इस पाठ का शीर्षक बनाया है। आज सुबह के जब लेखिका वहाँ पे गई थी तो प्रार्थना के समय एक नेपाली युवती से उन्होंने ये बोल सीखे थे। क्या बोलते? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो बच्चों इसके बाद लेखिका इस यात्रा वृत्तांत को जैसे मैंने बताया को गैंगटॉक के दृश्य देख करके लेखिका सम्मोहित होती है। ये बच्चों गैंगटॉक जो है सिक्किम की राजधानी, उसका जो रात्रि का दृश्य है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें जो आसमान है वो उल्टा हो गया हो और उसकी जो ये जो लाइट है झिलमिलाते सितारों की तरह लगती है। और ये दिन का सौंदर्य है इसका गैंगटॉक का। यहाँ बीच में ये जो टेम्पल ट्रेन टाइप की हैं, गिंडोला टाइप के, ये भी रस्सियों के सहारे चलते हैं। बच्चों इसके बाद लेखिका इस यात्रा वृत्तांत को और आगे विकास देती है। आगे वो क्या वर्णन करती है कि वो अब जो है गैंगटॉक से युमथांग के लिए वो रवाना हो रहे हैं। तो उसके दौरान वो क्या
वर्णन करती है कि युमथांग जो है गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। यात्रा में जितेन नार्गे नामक एक व्यक्ति है जो उसकी उनके गाइड के रूप में कार्य करता है। गाइड जानते हो, जब यात्रा को करता है तो उसके पर्यटन स्थलों के बारे में, टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी, उसके हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति गाइड कहलाता है। लेखिका को हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो कंचनजंगा है उसको युमथांग से वहाँ से युमथांग से उसको दिखने की उम्मीद थी, लेकिन वो उसको नहीं दिखती है। तो कंचनजंगा के बारे में इसमें वर्णन आया एक जगह। रास्ते में उसे एक स्थान पर एक कतार में एक पंक्ति में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, झंडियाँ दिखाई देती हैं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। जो ये पताकाएं थी, जैसा कि उनको नार्गे बताता है, जितेन नार्गे उनका गाइड है, कि ये शांति और अहिंसा की प्रतीक है। सफ़ेद रंग वैसे भी शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है। नार्गे ने बताया कि यहाँ भगवान बुद्ध की बड़ी मान्यता है। लोग यहाँ बौद्ध धर्म को बड़ी शिद्दत से या बड़ी भावनात्मक रूप से उस बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसा बच्चों इसमें मैंने बताया आपको कि भगवान बुद्ध से वहाँ के लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और बच्चों ये जो इमेज है यहाँ पे कंचनजंगा जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है उसकी इमेज आपको दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ बच्चों यहाँ पे पताकाएँ, झंडियाँ ऐसी जो हैं ये कलरफुल हैं, लेकिन वहाँ पे लेखिका को सफ़ेद कलर की झंडियाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद जितेन नार्गे उनको इसके बारे में जानकारी देता है कि जो पताकाएँ फहराई जाती हैं श्वेत या सफ़ेद कलर की और रंगीन कलर की रंग की, इनका क्या औचित्य है, इनका क्या उद्देश्य होता है, इनके क्या मायने होते हैं। तो नार्गे बताता है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ, सफ़ेद रंग की पताकाएँ, झंडियाँ फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता है बल्कि अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और उनकी मान्यता है कि इस प्रकार पताकाएँ फहराने से सफ़ेद रंग की जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। बच्चों इसके बाद वो कहते हैं कि कई बार यहाँ पे जब कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो वहाँ पे रंगीन पताकाएँ फहराते हैं। रंगीन पताकाएँ फहराने को ऑस्पिशियस या शुभ माना जाता है, जो किसी नए कार्य की शुरुआत पर वो फहराते हैं। बच्चों लेखिका फिर इस कहानी को और आगे विस्तार देती है। इसके बाद वो कवि लॉन्ग स्टॉक एक स्थान है उसका वर्णन करती है, वो कि वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो जो लेखिका को जो जितेन नार्गे की जीप में और अन्य स्थानों पर जो तिब्बती जो धर्मगुरु दलाई लामा हैं, इनका जो आपके धर्मशाला में इनका काफ़ी बड़ा जो है स्थान है, तो दलाई लामा को की मान्यता वहाँ पे उनको दिखाई पड़ती है। तो बच्चों इसके बाद लेखिका कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान से गुजरती है। तो जितेन नार्गे उनको बताता है कि ये वही स्थान है जहाँ देवानंद और वहीदा रहमान की जो फिल्म थी, हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। तो ये जो टूरिस्ट होते हैं इनको ये स्पॉट बड़े ध्यान से याद रहते हैं। उन्हें वहाँ एक स्मारक पत्थर भी दिखता है जो कि सिक्किम की स्थानीय जाति थी यहाँ पे लेप्चा और भूटिया, उन स्थानीय जातियों के बीच बहुत संघर्ष हुआ था। तो जब उस संघर्ष को रोकने के लिए शांति वार्ता स्थापित हुई थी तो वो पत्थर है वो शांति वार्ता शुरू होने का प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे आपको बताया मैंने गाइड फिल्म के बारे में उदाहरण दिया कि जो देवानंद है और ये वहीदा रहमान की फिल्म थी गाइड, ठीक है, इनकी शूटिंग उस सिक्किम के कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर होती है। बच्चों इसके बाद लेखिका वर्णन करती है कि जो कवि लॉन्ग स्टॉक या लॉन्ग स्टॉक में उसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील दिखाई पड़ता है। तो लेखिका उसको देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। लॉन्ग स्टॉक में लेखिका को एक कुटिया के अंदर, एक हट के अंदर, झोंपड़ी के अंदर धर्म चक्र या प्रेयर व्हील दिखाई पड़ता है। जितेन नार्गे उनको बताता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है लोगों की कि इस चक्र को यदि घुमाएंगे तो व्यक्ति जीवन जितने पाप किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे। लेखिका इस प्रकार के चक्रों देख करके उनको महसूस होता है कि चाहे मैदान हो, प्लेन एरिया हो, चाहे हिली एरिया हो, तमाम हमारे देश में या लोगों ने कितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट कर ली, उन्नति कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है, इसके बावजूद हमारे सब जो पूरी देश की आत्मा एक जैसी है। उनको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों की जो आस्थाएं हैं, विश्वास है हमारा, और जो अंधविश्वास है, पाप पुण्य के बारे में जो हमारी कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, और हमारी जो इमेजिनेशन है, सब भारतीयों की एक जैसी है। हम सभी लोग बहुत विश्वास भी करते हैं और कई बार हमारा ये विश्वास हमको अंधविश्वास की ओर ले जाता है। तो उस धर्म चक्र को देख करके लेखिका को ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ी इलाकों में भी लोग ऐसी मान्यता है, इसी तरह मैदानी इलाकों में भी लोग तरह तरह के जो रास्तों के द्वारा अपने पाप धोने का उपाय करते हैं। बच्चों जैसा मैंने आपको इसमें बताया, आपको ये धर्म चक्र है यहाँ का, इसको प्रेयर व्हील बोलते हैं।
और ये जो जैसा बताओ कि ये बुद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनके लिए इस धर्म चक्र का बहुत विशेष महत्व होता है। बच्चों इसके बाद लेखिका इस पाठ को और विकास देती है और आगे बढ़ाती है। इसके बाद वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं, पहाड़ों को चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसके जब लेखिका कहती है कि वे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें हिमालय का पल पल परिवर्तित होता रूप दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर बढ़े तो और उसका जो सौंदर्य बदल गया है, इसके बाद और बढ़ते हैं तो सौंदर्य लगातार बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। रास्ते बहुत वीरान हो जाते हैं, मतलब सुनसान हो जाते हैं। संकरे मीन्स बहुत नैरो हो जाते हैं और जलेबी की तरह घुमावदार हो जाते हैं, जैसा कि पहाड़ों में अधिकतर रास्ते होते हैं। और लेखिका उन रास्तों को, उन प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके उनका और उनके साथियों का मन खुशी से लबालब हो जाता है और उनके होठों से गीत फूट पड़ता है। सुहाना सफ़र ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाएं कहीं, जो फिल्मी गाना है उनके होठों पर एक तराना फूट पड़ता है। जैसे बच्चों इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो वहाँ का सौंदर्य है उनको लेखिका और उनके साथियों को बहुत आकर्षित करता है। इसके बाद जो बच्चों लेखिका आगे वर्णन करती है वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का वर्णन करती है कि वहाँ जब वो पहुँचते हैं और उनके वो जो जलप्रपात, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाटरफॉल को, वो एक वाटरफॉल देखते हैं। इसके लेखिका यही वर्णन करती है कि जब वो चलते जाते हैं, जो तीस्ता नदी है सिलीगुड़ी से ही उनके साथ साथ चलती रहती है और उस जो तीस्ता नदी की सुंदरता है वो भी पल पल परिवर्तित हो रही है। आगे चलकर जैसा होता है उनको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल दिखाई देता है और वो सब उसकी खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में, कैमरे के में उतारने का प्रयास करते हैं। जो उस सेवन सिस्टर्स के जो जलप्रपात जो है वाटरफॉल, उसके जो जल को छू करके उसका जो मन है लेखिका का बहुत खुश हो जाता है। और इसके बाद लेखिका उस स्थान से आगे बढ़ती है तो उसे विभिन्न विभिन्न रंगों के डिफरेंट कलर्स के पहाड़ और कोहरे से ढके हुए और पानी से भरे हुए बादल उसको दिखाई पड़ते हैं, जो बहुत सुंदर उनको दिखाई पड़ते हैं। लेखिका इस प्रकार उनकी जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनका मन बड़ा खुश होता है और वो चैरवैती चैरवैती अर्थात ऐसा लगता है कि जो प्रकृति उनको संदेश देती है कि आगे बढ़ते रहो, इस प्रकार का मानो ये प्रकृति उनको संदेश दे रही हो, ऐसा लेखिका को महसूस होता है। बच्चों जैसे आपको बताया मैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जो कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, आपको इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार ये जो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है ये बहुत सुंदर है और इसको देख करके लेखिका का मन बहुत आकर्षित या बहुत प्रसन्न हो जाता है। बच्चों इसके बाद लेखिका वर्णन करती है जब वो आगे बढ़ती है उसको पत्थर तोड़ती औरतें या महिलाएं दिखाई पड़ती है और उनको देख करके जो लेखिका है बहुत भावुक हो जाती है। ठीक है, पहले वो पहाड़ी सौंदर्य देखती है तो उसके भीतर जो उसके मन के भीतर और बाहर का जो अंतर है वो उसको समाप्त हुआ सा लगता है, उसको लगता है कि वो स्वर्ग में उसने कदम रख लिया हो। लेखिका को वहाँ पहाड़ पर एक जो औरतें दिखाई पड़ती हैं जो कि उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े हैं और उनके माध्यम से वो पत्थरें तोड़ रही हैं। ठीक है, और उनकी पीठ पर एक टोकरी बंधी है जिसको डोको कहते हैं। ठीक है, वो एक बड़ी टोकरी होती है जिसमें वो लोग अपना उस जो टोकरी में उन्होंने अपने बच्चे जो बांधे हुए हैं, क्योंकि वो उनको अपने बच्चों के प्रति ममता का वाला जो कर्तव्य वो भी निभाना है और अपना पेट की भी जो भूख शांत करनी है उसके लिए कमाना है, तो कमाने के लिए वो पत्थर तोड़ रही हैं। तो इस प्रकार स्वर्ग जैसे सौंदर्य, नदी, फूल और झरने जैसे प्राकृतिक सुंदरता युक्त स्थान में जो इस प्रकार जो महिलाएं जो भूख, मौत और दीनता, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनके इस जंग को, उनके संघर्ष को देख करके लेखिका बहुत गमगीन हो जाती हैं कि कितनी सुंदरता के बीच में ये औरतें किस प्रकार अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं और इस कठिन वातावरण में भी अपने बच्चे को साथ लेकर के पत्थर तोड़ करके अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कमाई कर रही हैं। और इस प्रकार जो ममता की भावना के साथ उनकी मेहनत को देख करके लेखिका चकित रह जाती है और उनको बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों जैसे मैंने ये जो पत्थर तोड़ती महिला है आपको दिखाने का प्रयास किया है, ये गैंगटोक की नहीं है, बाकी एक सिम्बोलाइज इमेज मैंने आपको दिखाने के प्रयास किया है। ये डोको है। ठीक है, ज़्यादातर इनका जो प्रयोग है हम इसमें जो महिलाएं होती हैं पहाड़ों में वो कुछ तोड़ती जाती है और इसमें डोकों में डालती जाती हैं, इसलिए इन टोकरियों का इस्तेमाल होता है। बच्चों मेरी लेखिका आगे वर्णन करती है कि जो वो पत्थर तोड़ती महिला है वो पत्थर क्यों तोड़ रही है, इसके बारे में जब वो BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो कर्मचारी हैं उनसे पूछने का प्रयास करते हैं
करती हैं तो उनसे पता लगता है कि औरतें जो है इस पहाड़ी सड़क जो कि नैरो है, इस सड़क को चौड़ा करने के काम में लगी हुई हैं। और जो चौड़ा करने का काम है बहुत ही जानलेवा है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पहले इस पहाड़ों को डायनामाइट लगा करके उड़ाया जाता है और कई बार यहाँ पे मौतें भी हो जाती हैं। उनको पता लगता है कि पिछले वर्ष ही यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हुई थी और वहाँ पे उनको आगे जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ता है कि आप ताज्जुब करेंगे कि पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है, क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक स्थलों पर उन्होंने सड़क को चौड़ा करने का काम किया है। तो ये बड़ी बहादुरी और मेहनत का कार्य था। लेखिका को उन युवतियों को देख करके, पत्थर तोड़ती महिलाओं को देख करके, पलामू और गुलमा के जंगलों में जो आदिवासी युवतियाँ हैं उनके संघर्ष की उनकी जो छवि है उनके दिमाग में कौंध जाती है। लेखिका उन्हें देख करके गमगीन या उदास हो जाती है। लेखिका सोचती है कि ये जो आम आदमी होते हैं, हमारे जो रहने वाले लोग, ये बेस्ट एट रिपेइंग है। जो लोग खास आदमी होते हैं, जो लोग उच्च कुल में जन्म लेते हैं, वो समाज से बहुत कुछ लेते हैं लेकिन समाज को ज़्यादा वापस नहीं करते। लेकिन जो आम आदमी होते हैं वो समाज से बहुत कम लेते हैं और रीपे मतलब वापस चुकाते हैं समाज को, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं। अर्थात ये कितना कम लेते हैं समाज से, कितना ज़्यादा दे रहे हैं। समाज से उनको ये पहाड़ी महिलाओं को मिल क्या रहा है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा वो कितना कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कितना भला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन महिलाओं को देख करके लेखिका को इस बात का स्मरण हो आता है। बच्चों, जैसा आपको मैंने इमेज में दिखाने का प्रयास किया है कि ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, रोड टूट जाता है, तो नीचे से डंगा टाइप का बनाते हैं और फिर इस रोड को दोबारा बनाने का कार्य किया जाता है और जो डायनामाइट लगा करके पहाड़ियों को तोड़ा जाता है और फिर रास्ता निकाला जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक कार्य है। फिर बच्चों, लेखिका इसमें आगे वर्णन करती है, उसको वहाँ पे आगे चल करके स्कूली बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि दौड़ते कूदते आ रहे हैं और उनसे उनकी जीप को देख करके वो उनसे लिफ्ट मांगते हैं। ठीक है, तो लेखिका पूछती है क्या इनके लिए कोई स्कूल बस नहीं होती है। तो नार्गे जवाब देता है, जो उनका गाइड है, कि मैडम ये मैदानी इलाका नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ जीवन बहुत कठोर है, बहुत मेहनत से काटना पड़ता है, इसलिए यहाँ का कोई व्यक्ति चिकना बर्बीला अर्थात मोटे पेट वाला नहीं है, चर्बी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग इतनी मेहनत करते हैं उनके यहाँ चर्बी पलती ही नहीं है। यहाँ के बच्चे जो होते हैं स्कूल भी जाते हैं और स्कूल जाने के लिए पहाड़ी इलाकों से में जहाँ स्थान है जहाँ पे स्कूल वहाँ तक पहुँचते हैं, वापस जाते हैं। इसके बाद वो अपने जानवरों को भी चराते हैं, ठीक है, और पानी भी भरते हैं अपने घरों में, और जंगलों से जब वो लकड़ी के भारी भारी जो हीप है, गट्ठे हैं, वो भी उठा कर लाते हैं। तो इतनी मेहनत ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं। देखा जाए तो वहाँ रहने वाला हर प्राणी बहुत कठोर जीवन व्यतीत करता है, बहुत मेहनत करता है। इसीलिए तो लेखिका ने इनको मेहनतकश जो बादशाह कहा है इनको, कि ये लोग अपने जीवन में सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जबकि प्लेन एरिया के मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनका पेट मोटा हो जाता है क्योंकि वो मेहनत कम करते हैं, ठीक है, जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चों, लेखिका इसके बाद जो जो खतरनाक रास्ते और वहाँ के जो पाए जाने वाले जानवरों के बारे में बात करती है कि जो आगे के रास्ते बहुत सकरे और ख़तरनाक हो जाते थे उनके हैं, तो वहाँ पे बड़ी सावधानी से उनको उनके जो ड्राइवर और जो गाइड है नार्गे, उनको जीप चलानी पड़ रही थी और उन्हें वहाँ पर एक घने बालों वाला याक दिखाई देता है और उसके घने बाल जो होते हैं उसे वहाँ की ठंड से बचाने का कार्य कर रहे होते हैं। उन्हें फिर सिक्किमी युवतियाँ चाय के बागान जो होते हैं, जो जहाँ पे चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ उनको बोकू पहने दिखाई पड़ती हैं। वो बोकू क्या है, सिक्किमी लोगों का जो ट्रेडिशनल जो यूनिफॉर्म है उसको बोकू बोलते हैं। बोकू पहने दिखाई पड़ती हैं और वो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही होती हैं और उन चाय की पत्तियों को कहाँ डालेंगी, तोड़ करके वो जो डोको होती है उसमें डालती हैं, वो डोको टोकरी होती है उसमें डाल रही होती हैं। इसके बाद वो कहते हैं यूमथांग पहुँचने से पहले उनको एक छोटी बस्ती लायुंग में ठहरना पड़ता है और लायुंग की सुंदरता देख करके जो लेखिका का मन भाव विभोर हो उठता है। वो उसका जो सौंदर्य है शांत और सुरम्य, बहुत सुंदर उनका सौंदर्य लायुंग का दिखाई पड़ता है। लायुंग नामक जो स्थान है वो समुद्र तल से जो सी लेवल होता है उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से भी यहाँ पे अब लेकिन लेखिका का उद्देश्य था, लेखिका को बर्फ़ देखने की बहुत चाह थी, स्नो देखने की बहुत चाह थी। तो लोग उनको सलाह देते हैं कि आप यहाँ से 500 फीट ऊंचाई पे और भी 500 फीट ऊंचाई पे एक स्थान है कटाओ, आप कटाओ जाइए, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ आपको निश्चित रूप से बर्फ़ मिलेगी। तो लेखिका फिर कटाओ के लिए रवाना होती है।
बच्चों यहाँ पे मैंने आपको याक दिखाने का प्रयास किया है, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और ये पहाड़ी जानवर होता है। बच्चों इसके बाद लेखिका आगे जो वर्णन करती है वो कटाव के सफ़र के बारे में बताती है कि वो जब कटाव के लिए यात्रा कर रहे हैं तो जो कटाव का रास्ता है बेहद कठिन होता है। वहाँ नार्गे को अंदाजे से अनुमान से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा कोहरा रास्ते में दिखाई उनको होता है, इसलिए रास्ता उनको दिखना बड़ा मुश्किल होता है। और जगह जगह रोड पर उनको सावधानी से चलने का निर्देश लिखा होता है कि अगर आपको जीवन बचाना है तो स्पीड को डाइवर्स करना पड़ेगा आपको। और आगे बढ़ने पर उनको बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगते हैं, तो लेखिका का मन खुशी से उछलने लगता है। इसके बाद जैसे वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे स्नोफॉल भी होने लगता है, महीन महीन बर्फ़ कोमल जो बर्फ़ होती है वो गिरने लगती है। सभी लोग अपनी जीप से उतर करके उस बर्फ़बारी का आनंद लेने लगते हैं, उसमें कूदने लगते हैं, खेलने लगते हैं। लेखिका को इसके बाद हिम शिखर दिखाई पड़ते हैं। हिम शिखर जिसको इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, पहाड़ जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो दिखाई पड़ते हैं। लेखिका ये कहती है प्रकृति ने अपने लिए जल संचय वाटर कलेक्शन की व्यवस्था खुद की है। ये जो ग्लेशियर हैं ये बर्फ़ के रूप में प्रकृति ने जल का भंडार समाया हुआ है ऊपर। जब नीचे पानी की कमी होती है तो ये धूप से ये पिघल करके और ये पानी बन करके सागरों समुद्रों में नदियों में पहुंचते हैं, जिससे हमारी प्यास बुझती है। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रकृति ने किस प्रकार जो है वाटर कलेक्शन जल संचय की व्यवस्था की हुई है। जिस प्रकार हम पैसे को हम बैंक में जोड़ते हैं, इसी प्रकार प्रकृति ने जल के भंडार को इन बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में कलेक्ट किया हुआ है। जब आवश्यकता पड़ती है तो ये बर्फ़ के पहाड़ पिघल करके पानी का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे ये पहाड़ों से होकर के नदियों झरनों तक हम तक पहुँचते हैं। तो प्रकृति कितने समझदार है कि उन्होंने अपने अंदर ही वाटर कलेक्शन वाटर हार्वेस्टिंग कर रखी है ग्लेशियर के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आगे चलकर उन्हें फौजी चौकियाँ छावनियाँ जो कैंटोनमेंट है वो दिखाई पड़ती है। लेखिका उनको देख करके उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करती है। सबसे बच्चों इस बीच में आपको ग्लेशियर की आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और बच्चों जब इन पे धूप पड़ती है तो ये धीरे धीरे पिघल करके जैसे इसमें नदी में है पानी का रूप धारण कर लेते हैं। बच्चों जो कटाव है, जैसा वो कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये कटाव का एक दृश्य दिखाने का मैंने आपको प्रयास किया है। बच्चों लेखिका इसके बाद में जो फौजी चौकियां हैं तो उन फौजियों से बात करने का प्रयास करती है कि जो फौजी हैं वो उनको आखिर में इस कठिन जो बिल्कुल जो कड़कड़ाती ठंड में वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो उनको देख करके उनकी ड्यूटी करते हुए कि किस मुस्तैदी के साथ में किस सावधानी के साथ में वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको देख करके लेखिका के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना उमड़ पड़ती है। और लेखिका जो लेखिका से वो लोग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप चैन की नींद सो सको इसलिए ही तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो लेखिका उनके इस स्टेटमेंट को सुन करके उनके मन में और श्रद्धा की भावना सम्मान की भावना उमड़ पड़ती है। फिर लेखिका और जितेंद्र नागे उनको फेरी भेटुला अर्थात फिर मिलेंगे, विल मीट अगेन, इस प्रकार कह करके वो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों फिर उनको लेखिका को आगे प्रियता और रेडोडेंड्रो के फूल दिखाई पड़ते हैं, जिनको देख करके लेखिका का मन खुश बड़ा प्रसन्न होता है। जब लेखिका कटाव के प्राकृतिक सौंदर्य के बाद में ह्यूमथांग पहुंचती जो कि कम ऊंचाई पर है सी लेवल से, तो वहाँ का सौंदर्य उसको कम दिखाई पड़ता है, तो वहाँ उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब वहाँ के लोगों से वो बात करती है तो वहाँ के लोगों का भारत के प्रति प्रेम देख करके उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है। वो एक युवती को सिक्किमी कहने का प्रयास करती है कि आप सिक्किमी हो, तो वो लेखिका जो युवती बोलती मैं सिक्किमी नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो इस प्रकार उनके मुंह से इस प्रकार की बात सुन करके लेखिका को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसको ये एहसास ही नहीं होता कि थोड़े दिनों पहले तक सिक्किम हमारे देश का अंग नहीं था। बच्चों इसके बाद वो लेखिका वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का और वर्णन करती है कि उन्हें सिक्किमी के स्थान पर वैसे था कि भारतीय कहलाना वहाँ की युवतियों को अधिक पसंद होता है। आगे उन्हें गुरु नानक के फुटप्रिंट दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कहते हैं ये पत्थर है जो गुरु नानक का फुटप्रिंट है। जितेंद्र नागे उनको उनका गाइड है, उनको जानकारी देता है कि जो गुरु नानक जी के हैं या उनके जो थाल से यहाँ पे चावल कुछ गिर पड़े थे, इसलिए यहाँ पे आज भी चावल की खेती की जाती है। इसके बाद उनको आगे चल कर के एक स्थान खेदुम दिखाई पड़ता है, तो नार्गे उनको बताता है कि ये देवी देवताओं का स्थान है
और यहाँ गंदगी फैलाना अपने आप को मारने के समान है कि अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो उसको मतलब मृत्यु से भी बदतर वो अपने आप को मानता है। ठीक है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो पहाड़ों, नदियों, झरनों की पूजा करते हैं और वहाँ वो गंदगी फैलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जबकि हम जो मैदानी लोग होते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ हम जो टूरिस्ट बन के जाते हैं वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, जबकि वहाँ के लोग इन स्थानों को, प्रकृति की तो पूजा करते हैं क्योंकि प्रकृति में ही वो रहते हैं। जो फिर लेखिका से नार्गे बोलता है कि यहाँ आप बार बार गैंगटोक गैंगटोक बोल रही है, इसका असली नाम गंतोक है और गंतोक का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़। ठीक है बच्चों, इसके बाद जैसा लेखिका इसमें वर्णन करती है कि जैसा बताया आपको मैंने कि सिक्किम जो होता है, सिक्किम हमारे देश का पहले अंग नहीं था। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको यूनाइट करने का प्रयास किया था, हैं, लेकिन उस समय सिक्किम हमारे भारत का अंग नहीं बना था। उन्होंने हमारे देश का देश में शामिल होने से मना कर दिया था। और जो नार्गे उनको ये भी जानकारी देता है कि सिक्किम को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में भारतीय आर्मी के जो कैप्टन थे शेखर दत्ता, उनका बड़ा योगदान था कि उन्होंने जब जब ये सिक्किम ने जब भारत की सदस्यता स्वीकार की थी तो वहाँ पे आर्मी कैंप बनाया गया था। तो शेखर दत्ता जो आर्मी के कैप्टन थे उन्होंने कहा सिर्फ आर्मी कैंप बनाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जाए और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया। लेखिका को सिक्किम के लोगों को देखकर कभी लगता ही नहीं है कि ये लोग बहुत थोड़े समय पहले तो हमारे भारत देश के अंग नहीं थे, सिक्किम हमारे देश का अंग नहीं था। ये लोग आज मन से भारत को स्वीकार करते हैं, ये अपने आप को भारतीय कहते हैं। बच्चों इसमें थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है मैंने आपको कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का जो संविधान संशोधन था वो 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया था। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हाउस जो प्रस्तुत किया गया था, उसी दिन इसे 299/11 के मत से पास कर दिया गया था। 299 पक्ष में वोट पड़े थे और 11 विपक्ष में थे। राज्यसभा में जब ये बिल था 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को हमारे भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 15 मई 1975 को जो सिक्किम है भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इससे पहले 15 अगस्त 1947 को ये हमारे देश का अंग नहीं था, इन्होंने हमारे देश में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। तो 28 साल लगे हमारे देश की आज़ादी के बाद भी सिक्किम को भारत का अविभाज्य अंग बनने से। और 15 मई 1975 को जो वहाँ के राजा थे नामग्याल, उस शासन उसके राजवंश परिवार का यहाँ पे अंत हो गया। तो ये डेमोक्रेटिक जो स्टेट बन गया था। बच्चों उम्मीद है जैसे आपको बताया मैं रेडोडेंड्रो के फूल जिसको देख कर के लेखिका का मन प्रसन्न होता है, भी मैंने आपको इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों इसके बाद जैसा आपको बताया आपको मैंने कि इस पूरी वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस पूरा जो यात्रा वृत्तांत है साना साना हाथ जोड़ी, इसके बारे में जो आपको मैंने जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, वो जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों इसके अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।